हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का पार्ट 1 पादपों में पोषण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से कक्षा 7 के और भी पार्ट पढ़ेंगे, पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपका जो भी पाठ प्रारंभ होगा, जो स्टार्ट होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पाठ पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण। पोषण, सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं हम, पोषण। ठीक है, जैसे दे रखा है पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण, हम पोषण की बात कर रहे हैं। पोषण की बात, पोषण का मतलब हो गया कि खान पान, यानी पादप अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट पादपों में पोषण। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला पार्ट है, पादपों में पोषण। ठीक है, हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, जो भी चीज़ें आती आएगी। देखिए, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। ठीक है ना, पढ़ चुके हो ना, कि हमने पढ़ा था कि कक्षा 6 के अंदर जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हमारे शरीर भोजन के घटक होते हैं। जो भी खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सारे हमारे खाने से हमें, हमारे भोजन से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये हम इनकी सभी की हमारे शरीर में काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन की कमी से कई रोग होते हैं, विटामिन की कमी से, जैसे विटामिन ए की कमी से हमने पढ़ रखा है कि रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो इस तरह से इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग होने लग जाते हैं। ये हमारे क्या है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो भोजन में हो, ये सभी से भरपूर हो। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। देखिए क्या बात बताइए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जंतु हो, उनको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन मनुष्य, जो भी मानव होता है या अन्य प्राणी होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो अपने भोजन करने के लिए पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, हम लोग पूरी तरह से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और देखिए आगे लिखा हुआ है, ये बूजो है। बूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो हम भी जानना चाहेंगे कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, ये विधि, इस विधि को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पादप अपने भोजन कैसे बनाते हैं। उस विधि को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो यानी पादप ही ऐसे जीव है जो जल यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानते हैं कि जो भी मनुष्य होता है वो क्या करता है, पेड़ पौधों के द्वारा कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या करती है, उनका उत्सर्जन, पेड़ पौधे उनको ग्रहण करते हैं। यानी उन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो क्या करेंगे, अपना भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है,
देखिए आगे, देखिए पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ खाते हैं, पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए रखरखाव के लिए, हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीर में कहीं चोट आ जाए उनको ठीक करने के लिए इन सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है? सजीवों द्वारा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि आपसे कि पोषण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या बोलेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसको कैसे हम उपयोग में लेते हैं, इस विधि को क्या बोलेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, स्वयं का मतलब होता है कि यानी जो भोजन बन रहा है, जो पोषण हमें प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खुद बना रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? स्वय पोषण कहलाती है। इस विधि को क्या बोलेंगे हम? स्वय पोषण। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वय पोषण कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे? स्वयं पोषण। अतः देखिए आगे क्या लिखा है? अतः ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या हो गए? स्वयंपोषी। पेड़ पौधे क्या हो गए? स्वयंपोषी। ध्यान रखना, पेड़ पौधे क्या हो गए हमारे पास में? स्वयंपोषी। पेड़ पौधे हमारे पास क्या हो गए? स्वयंपोषी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या हो गए? हम जंतु और हम लोग मानव, वो क्या हो गया? पेड़ पौधों पर निर्माण, पेड़ पौधों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है, तो इसलिए वो स्वयंपोषी नहीं होगी, क्या हो गया? परपोषी, या उसको बोल सकते विषमपोषी। देखिए, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? विषमपोषी। ठीक है ना, यानी जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं उनको क्या बोलेंगे? विषमपोषी। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी विषमपोषी की? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? विषमपोषी। अब देखिए आगे क्या है? पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, बोला कि हम कि जो जिस प्रकार से पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है पेड़ पौधों में कि वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं लेकिन हम नहीं बना पाते। देखिए इसके बारे में जानते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। यानी खाद्य फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कहाँ खाना बनाती है। क्या भोजन पादप के सभी भागों से निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों से? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस विधि को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जैसे हमने बोला था कि प्रकाश संश्लेषण विधि कौन सी होती है? जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो यानी कौन है खाद्य फैक्ट्रियां? कौन है पेड़ पौधों की? पत्तियां। ठीक है ना, पत्तियां जो होती है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, मृदा यानी मिट्टी में उपस्थित जल यानी पानी और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है ना, जो जड़ होती है उसके द्वारा अवशोषित किए जाता है। अवशोषित का मतलब यानी ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जानना चाहता है कि हम तो पानी तो जल कहाँ डालते हैं? जड़ों में डालते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर की पत्तियों तक कैसे पानी पहुँच जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित में सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है ना, इन पत्तियों में ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो पत्तियां क्या होती है कि जो हम पत्तियां देखते हैं, ठीक है ना, ये जो हम पत्तियां देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्या है, देखिए क्या है, क्या है? एक पत्ती है। ठीक है, उस तरफ की हमारे पास क्या होती है? पत्तियां होती है।
अब इन पत्तियों में देखेंगे ना हम, छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। अगर हम इनको देखेंगे, पत्ती की दोनों तरफ ही पाए जाते हैं, लेकिन पीछे वाली सतह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप अगर पत्ती पे देखोगे तो इन पे छोटे छोटे से छिद्र दिखाई देंगे। इन छोटे छोटे छिद्रों को ही हम क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? रंध्र। इन्हीं छिद्रों के द्वारा हम इनके अंदर कौन सी गैस अंदर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलेंगे? CO2। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किसके द्वारा आती है, प्रवेश करती है? ये छिद्रों के द्वारा, जिनको क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है, देखिए आगे पेज पे पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पेज है। देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके आगे जाने से पहले हम एक चीज़ बात करते हैं कोशिका की। ठीक है, ये अलग से पैराग्राफ दे रखा है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका है हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने देखा है कि हम कि इमारत ईंटों से बनती है। ठीक है, जो भी इमारतें होती हैं, यानी कोई भी मकान किससे बना होता है? ईंटों से बना होता है। इसी प्रकार सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाई से बना होता है। जिस प्रकार से कोई मकान किससे बना होता है? ईंटों से, तो वैसे भी हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोलेंगे? कोशिका कहते हैं। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, यानी बहुत ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इसको देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे दिखाई नहीं देगी हमारे शरीर के अंदर या कोई भी पादप के अंदर, क्या होगी? वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते। इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका। दिख रही है, ये हमें चित्र दिख रहा है, कोशिका का चित्र है। इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कोशिका को देख सकते हैं। यानी कोशिका कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। दिख रहा है? अब देखिए कोशिका के जो सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी बाहर की तरफ जो जिससे कोशिका घिरी रहती है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और उनके मध्य में जो आपको दिख रहा है ये लाल लाल सा, इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका का जो क्या होगा? केंद्रक। ठीक है, ये क्या होगा? केंद्रक। ये सारे केंद्रक है, ये सारे केंद्रक है, अलग अलग कोशिका इनके सबके केंद्र है। और इनके बीच में जो द्रव भरा हुआ, ये देखिए ये डॉट 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 दिशा ये दिख रखे, बिंदु बिंदु से लग रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। देखिए ये लिखा हुआ है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना घिरी होती है, जिनको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना हुई होती है, जो केंद्रक कहलाती है। ठीक है, इनके बीच में कौन सी संरचना होती है? इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। ठीक है, और केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। समझ में आया? तो हम क्या क्या पढ़ा इसमें कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और उसके मध्य केंद्र को क्या बोलेंगे? केंद्रक। और इनके बीच में द्रव भरा होता है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे। पत्ती के ऊपर क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको हमने क्या बोला? रंध्र। और रंध्र के द्वारा CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें प्रवेश करती है। देखिए यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, जो रंध्र होते हैं ना, वो कैसे घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे रंध्र की संरचना। ठीक है, ऐसे छिद्रों को क्या बोलेंगे? रंध्र कहते हैं। देखिए एक बार पहले पढ़ लेते हैं, हम इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए अगले पेज पे रंध्र का चित्र दिखा है। देखो ये हमारे पास एक पत्ती की संरचना है। ठीक है, ये हमारे पास पत्ती की संरचना है। उस पत्ती के अंदर देखेंगे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। देखिए इनके बीच में सूक्ष्म जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? रंध्र। और देखिए रंध्र की संरचना कैसी है? रंध्र कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होती है? जो कोशिकाएं, यानी रंध्र में जो कोशिकाएं, उनको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? द्वार कोशिकाएं। ठीक है, तो हम रंध्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम वापस पिछले पेज पे चलते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ध्यान देना कि हमने क्या बोला कि जो भी हम जल, ठीक है, जो जल हम पेड़ों में, जड़ों में डालते हैं, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? ध्यान रखना, किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तथा शाखा पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में
पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 11। ध्यान रखना बस, हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि विवाहिकाओं द्वारा जल का पत्तियों तक पहुंचना। देखिए बाकी क्या लिखा हुआ है। पहेली क्या पूछना चाहती है, पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वो खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकती है। ठीक है, जो कि पादप के अन्य भाग नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है, पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है कि एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कि ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पत्तियों में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है, तो हम क्या उत्तर देंगे, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, जो पत्ती होती है उसकी पे क्या होता है, क्लोरोफिल प्रकाश को ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड करना के क्या बनाएंगे, खाद्य संश्लेषण। खाद्य अपना खाना बनाने के काम करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज। इस पृथ्वी पर आदित्य प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, तो यानी सूर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप कल्पना कर सकते कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसने बोला कि अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, और भोजन का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे तो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या हम भोजन कर पाएंगे, यानी भोजन भी नहीं कर पाएंगे, और हम लोग अस्तित्व ही नहीं, यानी पेड़ पौधे के साथ मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, यानी खाना हमें नहीं मिलेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, यानी किसी भी प्रकार से पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। ठीक है ना, अभी हमने क्या बोला कि जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे में कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलेगी, पेड़ पौधों से। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, नहीं जी पाएंगे। ठीक है ना, अभी जैसे आप देख रहे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, और क्या हो रहा है कि लोग ही मरते जा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पूरे प्रकाश संश्लेषण को एक अब समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने क्या बोला था, CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, और अपना भोजन का निर्माण करती है, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको बात ये ध्यान रखनी है। एक मिनट, ठीक है, ओके।
आप इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, और कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचय, यानी मंड यानी उसका भोजन ये निर्माण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं आगे अगले पेज पे। ये सबने चित्र पढ़ा था, ये पत्ती की संरचना देखिए, पत्ती की संरचना पढ़ी हमने। पत्ती के बीच में हरा हरा जो पदार्थ होता है, जो वर्णक होती है डॉट डॉट से, इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पत्ती की संरचना। ठीक है, तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्य। देखिए ये चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा रखा है। देखिए ये हमारे पास कोई भी पौधा है, सूर्य क्या करता है, सूर्य को पेड़ पौधे पत्तियां प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में विक्रिया करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गई और ऑक्सीजन हमें बाहर से प्राप्त हो गई। ठीक है, जल एवं खनिज लवण कहाँ से मिलेंगे, हमें पानी के अंदर। तो इस तरह से हमारे ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, इसके आगे हम अब क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज आपको इतना पढ़ के रखना है और बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना ताकि हम आगे इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। ओके, बाय।